हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आप सभी प्रीलिम्स की तैयारी में लग चुके होंगे। आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज है ये हमारा डे 5। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसके पहले की वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के इसे आराम से देख सकते हैं और आप पूरा सीरीज़ फॉलो करें। इससे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे आपकी दो चीज़ें कवर होती, एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है, साथ ही साथ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स मतलब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। रियल में यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, कभी सिंपल्स पूछती, कभी बहुत हार्ड, कभी छोटे क्वेश्चन, कभी लेंदी क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना होगा। इस तरह से धीरे धीरे करके आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और सबसे फेमस कोट है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राइट। अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। हो सकता है प्रीलिम्स पहले वाले आपने नहीं क्लियर किए हुए या आप डर रहे हैं, तो अपने डर को साइड में रखिए। ये विजयी का समय है, अपने आप को हारने मत दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आप मैक्सिमम सही करते हैं तो आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर आपके क्वेश्चन कम सही हुए हैं तो डरने या घबराने की बात नहीं है, अभी आपके पास बहुत समय है। आप ध्यान से पढ़ें, इसको नोट्स में इंक्लूड करें। टॉपिक्स अगर करंट अफेयर से नहीं है तो आप जाके बेसिक बुक्स से वो टॉपिक को क्लियर करें। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था जब कोविड आया था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कीवर्ड पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो अभी डिजिटल है, जब आप फिज़िकल पेपर दें या आपके पास फिज़िकल पेपर हो तो आप उसमें कीवर्ड को ना सर्कल करने सीखिए। जब आप कीवर्ड पकड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है बट कभी कभी यूपीएससी इतना लेंदी ऑप्शन देती है कि आप क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो आपको कीवर्ड पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करते हुए चलना पड़ेगा ताकि आप अपने क्वेश्चन से ना भटकें। यहाँ पे पूछा गया नॉन फाइनेंशियल डेब्ट में क्या क्या आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हाउसिंग लोन ओन बाई हाउस होल्ड। सेकेंड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड। थर्ड, ट्रेजरी बिल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके मैक्सिमम कितने आंसर सही हुए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही नॉन फाइनेंशियल डेप्ट हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डेप्ट उन्हें कहते हैं जो मनी से रिलेटेड हो, या तो मनी आ रही है मनी जा रही है। जैसे हाउसिंग लोन पर्सनल लोन हो गया। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं और उस हाउस को रेंट पे देते हैं या रीलैंड देते हैं तो फिर आप उसे फाइनेंशियल डेप्ट कह सकते हैं। बट ये सभी मतलब नॉन फाइनेंशियल डेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, मतलब कोविड के समय में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द टर्म इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर ऑफ अ फर्म इन इंडिया। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। यूपीएससी एक साथ इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन करती है, इसलिए मैं पर डे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाती हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहें। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में क्वेश्चन, या आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, या आपके टॉपिक्स कवर नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है इंडिया के कॉन्सेप्ट वाइज। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन। इट हेल्प्स इन evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to. The higher a borrowing firm level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt. Select the correct answer using ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कौन से आंसर सही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अकॉर्डिंग। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अ हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेफ्ट। अगर हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो वो सेफ्टी को दर्शाता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, ये भी इकोनॉमी के ही क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी में क्या है ये सब? कमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। जो कमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। सेकेंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेट। 3, कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। 4, zero coupon bond are the interest bearing short term bond issued by the scheduled commercial bank to corporation। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 4 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी 2 3 4। ऑल दी एबव तो करेक्ट है नहीं। तो अगर आप एलिमिनेशन करें उसके अकॉर्डिंग क्या आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 1 and 3 करेक्ट है, बट जो 2 है सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट इज़ अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के जहाँ पे हुआ, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन है। जो 4 नंबर है, जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होगा, ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। अब यहाँ पे यूपीएससी को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी कभी कभी आगे करेक्ट देती है सेंटेंस, पीछे रॉन्ग दे देती है, इसलिए आपको ध्यान से ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी इकोनॉमी में कैसे मल्टीप्लाई होती है? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक, अगर बैंक में कैश रेशियो रिजर्व बढ़ा दिया जाए तब। बी, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक, अगर इसे बढ़ा दिया जाए तो। SLR को बढ़ा दिया जाए। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, अगर पीपल के बैंकिंग हैबिट को बढ़ा दिया जाए तब मनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, की पॉपुलेशन बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में मनी बढ़ जाएगी। तो कौन सी एक्टिविटी से मनी हमारे अर्थव्यवस्था में बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब लोग बैंकिंग हैबिट को अपनाते हैं उससे मनी मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, आफ्टर कोविड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। जब इकोनॉमिक रिसेशन आती है, मतलब गिरना, कोविड के समय में इकोनॉमिक रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, कहीं कहीं पूरा इकोनॉमिक क्रैश हो गए। तो जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है उससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कट इन टैक्स रेट accompanied by increase in interest rate. B, increase in expenditure on public project. C, increase in tax rate accompanied by reduction of interest rate. D, reduction of expenditure on public project। बताइए कौन सा सही आंसर है? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। जब कोविड आई थी तो सभी इकोनॉमिक में स्थिरता आ गई थी। उस समय गवर्नमेंट को, मतलब पब्लिक जो प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट द्वारा किए गए काम, उस समय गवर्नमेंट के काम को बढ़ाना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे निधि योजना, बहुत सारे गवर्नमेंट ने योजनाएं लाई हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। इस तरह से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती, बहुत सारे ऑप्शन, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी लॉन्ग क्वेश्चन, कभी शॉर्ट ऑप्शन, कभी लॉन्ग ऑप्शन। ध्यान से पढ़ें। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग।
जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो अपने बेसिक बुक्स में जाइए, इधर उधर के नोट्स पे ना भटकें, अपना प्राइवेट नोट्स बनाएं और बेसिक बुक से चीज़ें कवर करें, तब कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस तरह से आप रिसेशन, डिप्रिशिएशन, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, तो आप खुद के अपने नोट्स बनाएं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, फिजिकल स्टिमुलस। 3, इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग वेजेस। 4, हायर परचेजिंग पावर। 5, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1 to 4 only, option number B 3 4 5 only, option number 3 C 1 2 3 5 only, option number D 1 2 3 4 5। इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर ए 1 2 4। जब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ अपनाती है गवर्नमेंट तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। सेकंड, फिजिकल स्टिमुलस से जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से पैसे बनाती हैं। 4, हायर परचेजिंग पावर, जब लोगों की बढ़ जाती है तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, ये प्रीलिम्स में पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन द्वारा पहुंच जाए आंसर तक, क्योंकि अभी यूपीएससी नए ट्रिक के साथ आई है। ऑप्शन में ही बोलती है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। तो आप ये तो उस लेवल पे आसान है, आप ध्यान से पढ़े क्वेश्चंस। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए बताएं। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो क्या रिजर्व बैंक इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करती है, मतलब ख़रीद लेती है। 2, इफ़ द रूपी इज़ रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, अगर रूपी लगातार गिर रही है, आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट, तो आरबीआई क्या डॉलर को मार्केट में सेल कर देती है। 3, इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ द यूएसए और यूरोप यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। इस अगर यूएसए यूरोपियन में इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो क्या आरबीआई डॉलर को बाई कर लेती है? इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 ओनली। आशा करते हो आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी। बी में 2 and 3 इज़ राइट, बिकॉज जब इन्फ्लेशन आएगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई नहीं करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि अगर वो बाई करेगी तो पैसे मार्केट में और आएंगे और मार्केट में पैसे आने से इंक्रीज़ हो जाती है इन्फ्लेशन। ये आपने पढ़ा नहीं है तो अपना बेसिक ज़रूर क्लियर करें। ये ओनली सिर्फ मॉक पर्पज़ से आपको बनाया गया है कि इस तरह से PYQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, विथ रेफरेंस टू नॉन फ्यूजिबल टोकन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत तरह के टोकन होते हैं, उसमें से नॉन फ्यूजिबल टोकन कौन से हैं? दे अनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, क्या ये फिजिकल एसेट के डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है? दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction। तो आप बताइए इसमें से कौन सा नॉन फिजिबल टोकन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली सही। दे अनेबल मतलब नॉन फिजिबल टोकन जो है वो डिजिटल प्रेजेंटेशन है फिजिकल एसेट का। फिजिकल एसेट मीन्स घर, कार, फ़ोन, इस तरह के जो फिज़िकल एसेट होते हैं उनका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, कि आप देख पाए अपने फ़ोन में कि ये, जैसे अमेज़ॉन पे आप कोई चीज़ बाई करते हैं उसका फिज़िकल एसेट को आप डिजिटली देख के उसे बाई करते हैं।
दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन के क्रिप्टो की तरह होता है, सिक्योर होता है। थर्ड ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में पूछा गया था। इन इंडिया विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन में कौन हेल्प करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सा डिपार्टमेंट है, या कौन सा कमीशन है, या कौन सा काउंसिल है, या आरबीआई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को रोकना। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जाता है तो आपने सुना होगा कि आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों जा रहा है। वो आंसरेबल होते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन 4 to 6 होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए, बट अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है या 4 से डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को आंसर से देना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इकोनॉमिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे आरबीआई ही आती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएसए में आती है तो क्या कैपिटल फ्लाइट होने के चांसेस रहते हैं? मतलब कैपिटल मतलब मनी। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर कैपिटल फ्लाइट हो रही है तो ये क्या ईसीबी को इंक्रीज करता है। फिर 3 नंबर, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीबीज। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को डिक्रीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आशा करती हूँ अपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें है ए 1 और 2 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं, क्योंकि अगर टाइट मनी पॉलिसी आएंगे तो कैपिटल फ्लाइट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक जो है वहाँ की वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि मनी वो एब्जॉर्ब कर पाए। इस वजह से कहीं मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ से पैसे निकाल करके लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ा सकती है विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती है, जो बाहर से लाते हैं बोरो करते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर विथ रेफरेंस टू जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टेटमेंट सही है? अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग। जो हाउस होल्ड सेविंग करती हैं क्या वो गवर्नमेंट बोरोइंग में जाता है? सेकेंड नंबर, डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शन फॉर्म आ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। जो डेटेड सिक्योरिटीज़ है वो मार्केट रिलेटेड रेट पे ऑक्शन की जाती हैं ताकि वो इंटरनल डेप्ट लिया जा सके। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन आपके सामने है 12 क्वेश्चंस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जिसके ऑप्शन लॉन्ग होते हैं, बट ये इजी होते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। अगर आप जल्दी में पढ़ रहे हैं तो आप रॉन्ग आंसर भी करके आ सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। आईआईबी से आप इसका एडवांटेज क्या है? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की एडवांटेज क्या है? ऑप्शन नंबर ए,
Government can reduce the coupon rate on its borrowing by way of IIBs. Second, IIBs provided protection to the investors from uncertainty regarding inflation. 3. The interest received as well as capital gain on IIB are not taxable. आपको समझ में आ रहा है अगर हम सी क्या ये सही है या नहीं? 3 नंबर, अगर आप 3 नंबर को काट देते हैं, नॉन टैक्सेबल कुछ अजीब सा इन साउंड कर रहा है। अगर आप 3 ऑप्शन को कट करेंगे तो आप ए तक पहुंच जाएंगे और इसका ऑप्शन है ए। राइट, इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है और 3 गलत है क्योंकि आप नॉन टैक्सेबल, ये तो नॉन टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। इस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डरे ना। कितने सही हुए आप ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। बहुत सारे MQ करते हैं ताकि आपका UPSC प्रीलिम्स ईजी से हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।